आज की क्लास में बात करेंगे एसएसटी का हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है वह है आपका इतिहास जानने के स्रोत। क्या क्या स्रोत हैं इतिहास को जानने का, वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि यूपी टेट का जो पेपर 2 है उसमें सोशल साइंस में जितने भी पार्ट हैं, आपका इतिहास है, आपका नागरिक शास्त्र है, आपका भूगोल है और भी बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो उसमें से जो पहला आज आपका हम बताएंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास में जो पहला टॉपिक उन्होंने दे रखा है इतिहास जानने के स्रोत में, तो जैसा कि आप यहाँ पर बोर्ड पे देख रहे होंगे, पूरा मैंने एक इतिहास जानने के स्रोत को मैंने निकाल करके मैंने एक जगह पे मैंने लिखने की पूरी प्रयास की है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगेगा और आप इसका नोट्स अपनी कॉपी में बेहतर ढंग से बनाएंगे, क्योंकि हम लेसन वाइज ऐसे ही डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे और एक बेहतर नोट्स बनाने की मेरी पूरी प्रयास रहेगी। ठीक है ना? तो आप लोग चलिए वीडियो के साथ जुड़ जाइए और पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा अच्छे से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास के जानने की क्या क्या स्रोत है? तो इतिहास के जानने का जो स्रोत है मुख्य रूप से 4 स्रोत है। पहला जो स्रोत है वह आपका है मौखिक स्रोत। क्या है आपका? मौखिक स्रोत है। दूसरा आपका है कलात्मक स्रोत। तीसरा आपका है साहित्यिक स्रोत। तीसरा आपका है चौथा आपका है पुरातात्विक स्रोत। ये आपके 4 स्रोत हैं इतिहास को जानने का, जिसमें से जो आपका पहला स्रोत यानी जो आपका पहला स्रोत है वह है आपका मौखिक स्रोत। क्या है मौखिक स्रोत? यानी कोई भी चीजें मौखिक रूप से, मतलब जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, उसमें जो पहला आपका है वंशावली। क्या है वंशावली? यानी मौखिक स्रोत में पहला जो स्रोत है वो है आपका वंशावली। तो वंशावली में क्या होता है ना, जैसे हमारे जो पूर्वज हैं, यानी हमारे दादा दादी के जो मतलब उनके पिताजी होंगे, उनके जो पिताजी होंगे, तो उनके द्वारा कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मौखिक रूप से अपनी पीढ़ी को बताई जाती हैं, उनके द्वारा हमें बताई जाती हैं और हमारे द्वारा आने वाली पीढ़ी को बताई जाएंगी। तो ऐसे इतिहास क्या होता है, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यानी हमारे दादा दादी हमें पुराने समय के किस्से सुनाया करते थे कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, इस जमाने में ऐसा हुआ करता था, हमारे जमाने में ये होता था। ठीक है ना? जैसे हमारे दादाजी ने आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें से भी पता होगा कि अभी हम लोग के दादाजी के समय में 1 रुपए लेकर के अगर वो बाजार जाते थे तो पूरा कह सकते हैं कि एक झोला भर के सब्जी उनको मिलता था, उसके बावजूद भी कुछ पैसे बच जाया करते थे। तो ऐसे ही आखिर हमें ये चीज पता चला ना, पुराने समय में 1 रुपए की क्या वैल्यू थी और आज वही 1 रुपए मतलब किस कह सकते हैं कि पोजीशन पर आकर के आज खड़ा हो गया है। तो इसमें यानी मौखिक स्रोत में, वंशावली वाले स्रोत में यही है कि हमारे पूर्वजों से जो हमें जानकारी मौखिक रूप से प्राप्त होती है और वही जानकारी हम आने वाली पीढ़ी को क्या करते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो वो स्रोत क्या होता है? आपका वंशावली स्रोत होता है इतिहास जानने का। वहीं आपका मौखिक स्रोत में आपका जो दूसरा है वो है आपका लोक साहित्य, यानी लोक साहित्य एक स्रोत है। लोक साहित्य में क्या है? लोक साहित्य में जैसे समाज की जो संस्कृतियां होती है, यानी समाज में जो तरह तरह की संस्कृतियां हैं, जिसको लोग, हर समाज के लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। समाज में कह सकते हैं कि सुख दुख है, समाज में जो भावनाएं हैं, उन सभी चीजों को कह सकते हैं कि आपके लोक साहित्य में आपका ये आता है। और ये लोक साहित्य कह सकते हैं कि समाज की संस्कृतियों के बारे में हमें क्या करता है, बताता है कि प्राचीन समय में किस तरह के मतलब समाज में क्या थी, व्यवस्थाएं थी। ठीक है ना? वहीं जो दूसरा आपका जो स्रोत है वह आपका है कलात्मक स्रोत। क्या है? कलात्मक स्रोत। क्या है कलात्मक स्रोत? तो कलात्मक स्रोत में आपके कह सकते हैं कि यहां पर 3 स्रोत दिए हुए हैं, जिसमें से एक आपका है चित्रकला, एक आपका है मूर्ति कला और आपका तीसरा जो है आपका पट्टिका यानी पैनल। क्या है इसमें? देखिए, चित्रकला यानी पुराने समय के जो पेंटिंग्स हैं, जो चित्र हैं, वो हमें पुराने समय के बारे में क्या करते हैं, जानकारी देती हैं। जैसे एलोरा की गुफाओं में मतलब जो दीवारों पे बनी हुई कह सकते हैं कि जो चित्र है वो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है कि उस समय के लोग, प्राचीन समय के लोग आखेट किया करते थे, तो आखेट का चित्र बनाया करते थे किसके ऊपर? गुफाओं में पत्थरों के ऊपर, गुफाओं के दीवारों के ऊपर क्या करते थे, वो चट्टानों के ऊपर क्या करते थे, चित्र बनाया करते थे। जिन चित्रों को देख करके पता चलता है कि उस समय के लोगों को क्या था, शिकार करने के बारे में जानकारी थी, उस समय के लोगों को मतलब चिन्हों की जानकारी थी, उस समय के लोगों को मतलब कह सकते हैं कि चित्रकारी आता था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चित्रकला से भी हम क्या करते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वहीं पर मूर्ति कला है, यानी मूर्ति कला यानी पुराने समय के जो भी मतलब कह सकते हैं कि इतिहासकारों ने, जो भी मतलब पुरातत्वविदों ने जो चीजें खोजी हैं, तो जो पुराने समय की जो मूर्तियां हमें प्राप्त होती हैं, उन मूर्तियों से भी हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। और वहीं पर आपका है पट्टिका यानी पैनल। क्या होता है पट्टिका? पट्टिका धातु या पत्थर की बनी हुई एक सपाट पट्टी होती है, जिसके ऊपर कोई चीज क्या किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है ना? तो यह आपका आएगा कलात्मक स्रोत में। वहीं
जो तीसरा है ना वो है आपका साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा? तो साहित्यिक स्रोत में आपका आता है, एक तो आपका आएगा भारतीय साहित्य और दूसरा आपका आएगा विदेशी विवरण। यानी साहित्यिक स्रोत का दो पार्ट है, एक आपका भारतीय साहित्य है और एक आपका विदेशी विवरण है। अब इसमें से भारतीय साहित्य में क्या क्या चीजें हैं? तो भारतीय साहित्य में एक आपका वेद एवं इतिहास, यानी वेदों की बात की गई है। यानी वेद जो हमारे हैं ना, जो हमारे कितने वेद है? 4 वेद है, ठीक है ना। 4 वेद जो है, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यह जो वेद है हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। यानी वेदों में इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजों की जिक्र की गई है। यानी हमें वेदों से भी क्या होता है, हमें अपने भारतीय साहित्य के बारे में हमें पता चलता है। यानी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे उस समय में, किस तरह से मतलब जीवन यापन करते थे, सारी चीजें मतलब उसमें आपको दिखता है। तो एक आपका भारतीय साहित्य में आपका वेद है। फिर उसके बाद उसी में कविता एवं नाटक, यानी जो कविताएं हैं, पुरानी जो कविताएं हैं, जो नाटक है, वो उनसे भी हमें इतिहास के बारे में क्या होती जानकारी मिलती है। यानी नाटक के माध्यम से हम पुराने समय के इतिहास में घटी घटनाओं को क्या करते हैं, एक नाटकीय ढंग से हम प्रस्तुत करते हैं लोगों के बीच में, जिससे हमें ये पता चलता है कि पुराने समय में इस तरह की भी जीवन शैली हुआ करती थी, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ऐतिहासिक लेख की, ऐतिहासिक लेख, ठीक है ना, उस समय मतलब प्राचीन समय के जो भी मतलब कह सकते हैं कि जानकारियां होती थी, जिनको पुरातत्वविदों ने कह सकते हैं क्रम से समय के अनुसार उन्होंने क्या किया, लिखा, ठीक है ना। वो सारी ऐतिहासिक लेख भी इतिहास के क्या है, एक तरह से कह सकते हैं जानने के स्रोत में आते हैं। वहीं पर जो इसमें अगला है वो है कहानियों का संग्रह, यानी कहानियों का संग्रह, यानी बहुत सारी कहानियों का संग्रह ऐसा है जो हमें इतिहास के बारे में बताती है। यानी कहानियां जो है वह हमारे इतिहास से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, आप जो प्राचीन समय की कहानियां आप जरूर सुने होंगे, ठीक है ना। वहीं पर जो इसमें भारतीय साहित्य में जो आपका अगला और लास्ट है इसमें, वह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख, यानी वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख। यह भी एक इतिहास के जानने का क्या है, पूरा पूरा स्रोत है। यानी वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी अध्ययन करके जो भी जानकारियां इकट्ठी की गई हैं इतिहास के बारे में, वह भी एक स्रोत है किसका, इतिहास के जानने का। वहीं पर साहित्यिक स्रोत का जो दूसरा आपका है वो है विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण में आपका एक दिया हुआ है यात्रा वृत्तांत और एक दिया है ऐतिहासिक वृत्तांत। यानी यहाँ पे दो चीजों के बारे में, यानी यात्रा वृत्तांत, यानी कह सकते हैं कि विदेशी विवरण में, यात्रा वृत्तांत में क्या है कि बहुत सारे ऐसे जो फिलोसफर होते थे, मतलब ऐसे बहुत सारे इतिहासकार हुआ करते थे, या फिर मतलब जो बहुत ऐसे लोग होते थे जो विदेशों में भ्रमण किया करते थे। यानी चाइना से मतलब कह सकते हैं कि भारत में भी लोग भ्रमण करने आते थे, भारत से अलग देशों में भ्रमण करने के लिए, अलग अलग देशों से। तो उससे वहां की संस्कृतियों के बारे में, वहां के कह सकते हैं कि राजनीतिक ढंग के बारे में, वहां के धार्मिक के बारे में, वहां के मतलब पर्यावरण के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में सब कुछ जानकारी मिलती है। तो वे लोग क्या करते थे, उस चीजों को लिखा करते थे। तो इनसे भी इतिहास के बारे में जानकारी होती थी, ठीक है ना। वहीं पे ऐतिहासिक वृत्तांत भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि इतिहास जानने के स्रोत का जो चौथा और लास्ट है वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत में आपका देखिए क्या क्या है। पुरातात्विक स्रोत में आपका जो पहला है वो है आपका शिलालेख। क्या है? शिलालेख है। यानी पहला जो है आपका है शिलालेख। शिलालेख में आपके दो चीजें हैं, ठीक है ना, दो नहीं तीन है। शिलालेख में आपका एक है पांडुलिपि और एक आपका है ताम्रपत्र और एक आपके हैं सिक्के, ठीक है ना। तो पहले के समय में पांडुलिपि पर कोई चीजें मतलब तैयार की जाती थी, ताम्रपत्र पर कोई चीजें लिखी जाती थी, सिक्कों पे मतलब चीजें बनी होती थी, उससे पता लगाया जाता था इतिहास पर कितनी पुरानी है, कौन से सिक्के हैं, क्या है, वो सारी चीजें। तो पुरातात्विक स्रोत में जो आपका पहला है वो है आपका शिलालेख। शिलालेख में आपका पांडुलिपि है, ताम्रपत्र है और सिक्के हैं। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप सुन करके नोट कर लेंगे, क्योंकि ठीक है नीचे है, हो सकता है छोटा दिखाई दे रहा हो आपको, ठीक है ना। वहीं पर ऐतिहासिक स्रोत में आपका जो दूसरा है वो आपका है संरचना। क्या है? संरचना। तो संरचना में आपकी दो चीजें हैं, एक आपका है स्मारक और एक आपका है टीला। स्मारक और आपका टीला है। और वहीं पर जो आपका इसका तीसरा है वो है आपका उत्खनन। क्या है? उत्खनन है। और उत्खनन में क्या है? उत्खनन में आपका जैसे कह सकते हैं, उत्खनन समझ रहे हैं ना, जैसे कहीं कहीं पर जब कोई कार्य के दौरान, जब गड्ढा खोदते समय या फिर कोई निर्माण के दौरान जब कोई चीज मतलब जमीन के अंदर से निकल के बाहर आती है, या फिर खुदाई करके जब कोई चीज को बाहर से निकालते हैं तो उसको उत्खनन बोलते हैं। तो उत्खनन के दौरान कह सकते हैं क्या क्या चीजें मतलब निकली, उसमें आपका है मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष। यानी मानव, पशु और पौधों के अवशेष, यानी उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से भी हम इतिहास के बारे में जानकारी लगाते हैं। और इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में, यानी आज से कितने साल पहले ये चीजें मौजूद थी, इससे हमें इतिहास की जानकारी होती है, ठीक है ना। वहीं पर उत्खनन की बात करते हैं तो उत्खनन में उपकरण एवं हथियार,
जब उत्खनन होता है तो उसमें आपके कुछ कह सकते हैं कि उपकरण और हथियार मिलते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि इतिहास के किस समय में किस प्रकार के उपकरण का यूज होता था, किस तरह के हथियार का इस्तेमाल होता था। और वहीं पर उत्खनन में जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका मूर्तियां और आभूषण। उत्खनन से मूर्तियां भी निकलती थी, आभूषण भी निकलते थे, जिससे हमें यह भी पता चलता था कि उस समय किस देवी देवताओं की पूजा होती थी और लोग किस तरह के आभूषण पहनते थे, ठीक है ना। वहीं पर उत्खनन में और भी एक खिलौने, उत्खनन से खिलौने भी निकलते थे उस समय के, किस तरह के खिलौने से उस समय के बच्चे खेला करते थे। और वहीं पे है निवास स्थान। निवास स्थान में क्या है, उस समय के लोग किस तरह के स्ट्रक्चर वाले घर में रहा करते थे। जैसे कि बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में आपने देखा होगा, हड़प्पा की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जितनी भी सभ्यताएं हैं सबके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसमें यह बताया गया है कि उस समय के मतलब जो सभ्यताएं थी, पक्के घर थे, ढकी हुई नालियां थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलती है। तो मानव का कह सकते हैं कि निवास स्थान कैसा था, यह उत्खनन से पता चलता है। तो ये सारी जो जानकारी आपको थी वो इतिहास जानने के स्रोत से थी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आराम से देख करके धीरे धीरे आप नोट्स बना सकते हैं। उम्मीद मानिए लेसन वाइज आपको इस चैनल के माध्यम से हर दिन आपको कोई ना कोई एक वीडियो मिलेगा यूपी टेट के एग्जाम से रिलेटेड, और भी एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। बट यूपी टेट का जो पहला टॉपिक आपका है इतिहास जानने के स्रोत का, ये मुख्य स्रोत है। ये सब सारी चीजें जो आप अभी देखे हैं, ठीक है ना। और भी मैं चीज आपको बता दूं इसके अलावा, जैसे इतिहास जानने के स्रोत से ध्यान दीजिएगा, जैसे कि इतिहासकार जो थे, मतलब इतिहासकार जो मतलब 1500 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है ना, कुछ डाटा हमारे पास है यहाँ पे, उसमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जैसे दिया हुआ है कि जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी या प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये स्रोत एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली के मतलब कह सकते हैं टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं। यानी जो चीजें कह सकते हैं कि इतिहासकार मतलब जो चीजों की मतलब प्राचीन राजा रानी के मतलब स्मारकों के बारे में जानकारी लेते थे, तो ये सारी चीजें बता रहा है। कह रहा है कि ये भी बता रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में यह निर्णय लेना पड़ता है कि स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए, और इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये इतिहासकार के बारे में बता रहा है आपको। और वहीं पर आपको बता रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए अभी अपनी कॉपी में। मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना, बोर्ड पे आपको तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं, सुनकर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, इतिहास के कह सकते हैं कि इन सभी स्रोतों में कौन योगदान करता है। यानी इतिहास के जितने भी ये स्रोत आप देख रहे हैं, मतलब इतिहास जानने के जो आप स्रोत देख रहे हैं, इन सभी स्रोत को जानने में कह सकते हैं कि मतलब इतिहास के इन सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है। तो योगदान देने वाले में पहले नंबर पे आप पे आएंगे, नोट कर लीजिए, पहले पे आपके आएंगे पुरातत्व विज्ञानी, पुरातत्व विज्ञानी ये आएंगे आपके। और आपके आएंगे दूसरे नंबर पे पुरालेख शास्त्री, दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, पुरालेख शास्त्री आएंगे। और आपके कह सकते हैं कि तीसरे आएंगे आपके मानव विज्ञानी आएंगे। और चौथे नंबर पे आपके आएंगे साहित्य व भाषा के विशेषज्ञ, ठीक है ना। ये चार ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि इतिहास के सभी स्रोतों को जानने में योगदान देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है ना, इसको जरूर आप नोट कर लें अपने कॉपी में। वहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन है, नोट करिए उसको, मैं बोल रहा हूं। कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है, ऐसा व्यक्ति जो अतीत का अध्ययन करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम इतिहासकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। और एक और है, लास्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताएं या गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, तो यह कौन अध्ययन करता है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो यह अध्ययन करता है कि पौधों और जानवरों और मनुष्यों की जो विशेषता का जो गुण, विशेषता या गुण है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है, पहुंचती रहती है। तो यह आपका होता है आनुवांशिकी। क्या होता है, आनुवांशिकी होता है। इसको भी आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये कुछ स्रोत थे हमारे पास, ठीक है ना, जो कि लेसन 1 से थे, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद मैं अगला जो टॉपिक आपका रहेगा, जो इतिहास का जो दूसरा लेसन आपका है, ठीक है ना, उसके मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगा। यह आपका पहला था, कह सकते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत, जिसके बारे में मैंने जितने भी मतलब कह सकते हैं कि जानकारी थी, मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की।
दूसरा वीडियो आपको पाषाण काल का मिल जाएगा, ठीक है ना, पाषाण काल भी है और भी चीजें हैं, ठीक है ना। पाषाण काल से आपको वीडियो मिल जाएगा, ताम्र पाषाण काल है उससे वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है ना। वहीं पर आगे आपका वैदिक सभ्यता और संस्कृति का भी है अगला लेसन। तो ये सारे नोट्स मतलब हमारे पास यहाँ पे हैं, सारे नोट्स मतलब हमने एक एक करके इकट्ठा किया है और एक एक करके आपको वीडियो के माध्यम से पूरा प्रोवाइड होगा, ठीक है ना। तो आज का पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक में पूरा पाषाण काल का मतलब पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का ये मैं लेके आऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ताम्र पाषाण काल वाला कह सकते हैं कि ताम्र पाषाण युग वाला पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा और उसी के आगे आपको मतलब कह सकते हैं कि सीरियल से आपको सब मिलता रहेगा। वहीं पे ज्योग्राफी का जो वीडियो है, ठीक है ना, ज्योग्राफी का भी आपको वीडियो मिल जाएगा। 1-2 दिन बाद आपको ज्योग्राफी का जो पहला लेसन है सौर मंडल का भी वीडियो बन करके रेडी हो गया है, बस वह प्रोसेसिंग में है, आप अपलोड जल्दी कर दिया जाएगा। तो मैं भी ज्योग्राफी का वीडियो सोमवार को, ठीक है ना, सोमवार यानी सोमवार को अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है ये सारी मतलब यह जो टॉपिक था इतिहास का बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप लोग चैनल से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें और वीडियो पूरी देखें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना, और लाइक बटन दबाना ना भूलें क्योंकि आप लोगों की ही लाइक और सपोर्ट से चैनल को कह सकते हैं कि और मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नई नई वीडियो, नई नई इंफॉर्मेशन लेकर के आने की, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अब दीदी इजाजत, ठीक है ना, धन्यवाद।